अगर आप अपने जीवन में सफलता और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों या फिर उन सभी लोगों को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है, जो आपके लक्ष्य में रुकावट बन रहे हैं। इस एजुकेशनल थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1.04 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन एंड कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन। अच्छे अनुदेशों की विशेषताएं और अच्छे अनुदेशों के सामान्य दोष। इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स विच हेल्प्स ट्रेनीज टू लर्न। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? उन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जो एक ट्रेनी को, एक स्टूडेंट को लर्न करने में, पढ़ाई करने में मदद करते हैं। यहाँ इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब है अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरीके से स्किल देना और एजुकेशन देना। एन इंस्ट्रक्टर मस्ट बी प्रिपेयर टू टीच विद इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड एबिलिटी। यानी कि एक अनुदेशक को, एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। कैसे? इंटरेस्ट के साथ, एक मोटिवेशन के साथ और एक क्षमता के साथ, ताकि वह एक अच्छा स्किल दे सके, एक अच्छा एजुकेशन दे सके। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ तत्व जो प्रशिक्षण तत्व मतलब एलिमेंट्स जो प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण और सफल तरीके से योजना बनाने में मदद और संचालित करने में मदद करते हैं। वो है फर्स्ट, नीड ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन की आवश्यकता। किसी विशेष व्यवसाय या किसी विशेष ट्रेड की किसी इंडस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री में अधिक डिमांड हो, तब ऐसे लोगों को अधिक मात्रा में स्किल प्रोवाइड करने के लिए या तैयार करने के लिए हमें असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उसके स्किल के बारे में पता चल सके वह कितना सीखा है, उसको कितनी जानकारी मिली है। आवश्यकता के आधार पर सीखने के माहौल को सकारात्मक बनाना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि सीखने वाला व्यक्ति या ट्रेनी पूर्ण रूप से ट्रेंड होकर निकले और उसको हर चीज़ का ज्ञान हो। जैसे एक कंपनी में जाते समय या फैक्ट्री में जाते समय उसके पास सेफ्टी का ज्ञान होना चाहिए, उसको के पास प्रिकॉशन का ज्ञान होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी यूनिक और अलग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से या पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने से सीखने वाला व्यक्ति यानी कि ट्रेनी हमेशा मोटिवेट रहेगा और उसकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उसके अंदर हमेशा आदर सम्मान की भावना बनी रहेगी। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि नीड ऑफ असेसमेंट में असेसमेंट क्या होता है। तो अब हम असेसमेंट के बारे में आगे जान लेते हैं। तो इसमें है व्हाट इज़ असेसमेंट, मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन का अर्थ है किसी चीज़ को जांचना, परखना और उसका आकलन करके उसका परिणाम रिज़ल्ट निकाल कर उसकी निपुणता यानी कि उसके अंदर कितनी परफेक्शन आ चुकी है उसकी जानकारी हासिल करना। या फिर असेसमेंट क्या है? इट इज़ जजमेंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर अपना जजमेंट देना, अपनी राय देना, उसके बारे में जानकारी लेकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन बनाना। असेसमेंट एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस सकारात्मक प्रक्रिया है। असेसमेंट क्या है? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रक्रिया है। आकलन यानी कि असेसमेंट एक संक्षिप्त यानी कि ब्रीफ प्रक्रिया है। और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन एक व्यापक मतलब कॉम्प्रहेंसिव प्रक्रिया है। तो यह था असेसमेंट। असेसमेंट हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, किसी की चीज़ में के ऊपर भी हम जजमेंट दे सकते हैं उसका आकलन करके। इसके बाद हमें जो पढ़ना है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, वह है एजुकेशनल असेसमेंट और इवैल्यूएशन, यानी कि शैक्षणिक मूल्यांकन। यह शिक्षा से संबंधित किसी भी विषय पर लोगों का या फिर ट्रेनी का या फिर स्टूडेंट का मूल्यांकन कर उनका स्तर जानने की, मतलब उनका लेवल कितना, उसने कितना स्किल हासिल किया है, यह जानने की एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए हमें
कई चीज़ों को एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक स्टूडेंट में या ट्रेनी में उसके पास नॉलेज कितना है, उसने कितना स्किल हासिल किया है और उसका आचरण कैसा है, उसका विश्वास कैसा है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। यह सब फैक्टर को जानकर हम किसी स्टूडेंट का आकलन कर सकते हैं या असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है मौखिक यानी कि ओरल परीक्षा। इसमें ट्रेनी या किसी से भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वह उसका अच्छे से आंसर दे सके। जैसे इंटरव्यू, इसमें स्टूडेंट की छोटे छोटे प्रश्न पूछकर इसमें स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की जाती है कि उसके अंदर कितना स्किल है, कितना नॉलेज है, उसका एटीट्यूड कैसा है या फिर उसका व्यवहार कैसा है। इसमें क्वेश्चन पूछते समय छात्रों को बीच में टोकना नहीं चाहिए। उनको बाद अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत हो जाता है या उसको ज्ञान की कमी होती है तो उसको बाद में संशोधन कर उनको ठीक कर लेना चाहिए तथा उनके नॉलेज को और आगे बढ़ाना चाहिए। यह सब मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आता यानी कि ओरल टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो सेकेंड है वह है लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक सही रहता है। उसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें 50 वर्ड या 30 वर्ड ऐसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि मीडियम टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े बड़े रहेंगे। इसमें क्वेश्चन के आंसर में जो हमें जानकारी देनी रहती है वो थोड़ी अधिक देनी रहती है। इसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया, ऐसे राइटिंग हो गई, या फिर नोटिस लिखने को दे दिया गया, या फिर एक टॉपिक दे दिया गया और उसके बारे में लिखने को कह दिया गया। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। इसके बाद जो थर्ड है प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक यानी कि इंटरनल प्रैक्टिकल, इसमें प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ती है जिसमें प्रैक्टिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट एवं इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा है बाह्य प्रयोग यानी कि एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। इसमें शारीरिक शिक्षा, कला, समाज, नैतिक एवं मूल कर्तव्यों के बारे में तथा उसके यानी कि स्टूडेंट या इंस्ट्रक्टर के आचरण के बारे में तथा उसके व्यवहार के बारे में उसकी परीक्षा ली जाती है और उसका असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन किया जाता है कि वह फिज़िकली कितना फिट है, उसके अंदर कौन कौन सी कला है, उसके अंदर कौन कौन सी कला छुपी हुई है और कौन सी कला को बाहर निखारा जा सकता है। यह एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है गुणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। इसको 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। जांच की सूची और स्तर माप, इसमें छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज तथा उसकी रुचि इंटरेस्ट किस में है, उसकी अवधारणा कैसी है, उसके विचार क्या हैं तथा उसका आचरण कैसा है, इसमें ये क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत ये हम पता करते हैं। जबकि स्तर माप में विशिष्ट या विशेष गुण के बारे में पता लगा सकें, जैसे सिंगर यानी कि गायक। यह गुणात्मक मूल्यांकन एक ट्रेनी या फिर एक स्टूडेंट के अंदर क्या गुण छुपे हुए हैं, उसके अंदर क्या क्या कलाएँ छुपी हुई हैं, या एजुकेशन के अलावा वह क्या क्या किस क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहता है, किस कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। यह गुणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वालिटेटिव
इवैल्यूएशन के द्वारा पता लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अवलोकन या निरीक्षण या फिर ऑब्जर्वेशन। इसमें छात्र के ऊपर निगरानी रखकर उसके डेली करने वाले कार्य का निरीक्षण कर उसके सीखने की क्षमता की जानकारी रखी जाती है। यह जानकारी किसमें रखी जाती है? यह जानकारी रखने के लिए इंस्ट्रक्टर के पास एक चेकलिस्ट होती है, एक अवलोकन चार्ट होता है जिसमें वो इसका नाम लिखता है और इसकी स्किल के बारे में लिखता है और कितना उसने सीखा, कितने उसको नंबर मिले हैं, असेसमेंट में उसके कितने मार्क्स आए हैं, यह सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। तथा रिकॉर्ड रखने के बाद यह ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि एक स्टूडेंट या फिर एक ट्रेनी को और कितना स्किल सीखने की ज़रूरत है, उसके ऊपर कितने कार्य करने की ज़रूरत है या फिर इसको और कितना नॉलेज गेन करवाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है घटनावृत्त यानी कि इवेंट्स। इसमें खेल कूद, नृत्य, कला, समाज या व्यक्ति से जुड़े घटना के बारे में छात्र को बताया जाता है। यानी कि एक इंस्ट्रक्टर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते किसी घटना या फिर किसी इवेंट, चाहे वो खेल से जुड़ी हो, नृत्य से जुड़ी है या कला से जुड़ी हो या समाज से जुड़ी हो या फिर किसी व्यक्ति से जुड़ी हो, ऐसी घटना जो छात्र को क्लास में वो मोटिवेट कर सके और उसको आगे बढ़ने में मदद कर सके, तो ऐसी चीज़ें हम उसको क्लास में बता सकते हैं ताकि वह मोटिवेट रहे और उससे कुछ सीखे और अपने अंदर की कला को सामने प्रकट कर सके। इसके लिए ही स्कूलों में इवेंट्स या कंपटीशन रखा जाता है ताकि एक स्कूल में स्टूडेंट की एक कला को या फिर किसी स्पोर्ट्स में उसको आगे बढ़ाया जा सके जिसमें उसकी ज़्यादा रुचि है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इसमें एक इंटरव्यूअर होता है जो क्वेश्चन पूछता है और दूसरा इंटरव्यूई होता है जो पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देता है, जिसको जॉब की या कार्य की आवश्यकता होती है। इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग। इंटरव्यू क्या है? एक फॉर्मल तरीके की मीटिंग है, एक औपचारिक मीटिंग है। किसके बीच में? दो लोगों के बीच में। और वो होता है एक इंटरव्यूअर जो एम्प्लॉयर होता है और दूसरा होता है इंटरव्यूई जो एक एम्प्लॉई होता है। जब किसी इंटरव्यू में बैठा जाता है तब इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यूअर बोला जाता है और इंटरव्यू देने वाले को इंटरव्यूई बोला जाता है। लेकिन जब इंटरव्यूई जॉब में लग जाता है तो उसके बाद जो इंटरव्यूअर होता है उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है और जो इंटरव्यूई होता है उसको एम्प्लॉइज़ बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना यानी कि प्लानिंग। पढ़ाने के पहले हमें एक योजना बना लेनी चाहिए कि पढ़ाते समय हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे टीचिंग मटेरियल हो गया, पेन हो गया या फिर लैपटॉप हो गए या फिर स्मार्ट बोर्ड हो गया, बुक हो गई, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, इन्फॉर्मेशन शीट हो गई। इन सभी चीज़ों को पहले से तैयार कर लेना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से। उसके बाद फिर हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए या फिर टीचिंग करना चाहिए या फिर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है तैयारी यानी कि प्रिपरेशन। इट इंक्लूड्स बोथ इंस्ट्रक्टर एज वेल एज लर्नर्स प्रिपरेशन। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान को वर्तमान विषय से जोड़ने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसने जो पिछला पढ़ाया है उसके बारे में पहले प्रश्न पूछ लेना चाहिए स्टूडेंट से कि वह उसके बारे में उसने कितना नॉलेज गेन किया है। अगर उसको पिछला ही याद नहीं रहेगा तो फिर आगे जो पढ़ेगा उसको वह उतना समझ में नहीं आएगा, उसको इतना नॉलेज नहीं मिल पाएगा और वह स्किल हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स या फिर ट्रेनी से पिछला पढ़ाया हुआ जो पिछला पढ़ाया है उसके बारे में पहले रिव्यू कर लेना चाहिए, फिर अब आगे हमें अगला चैप्टर पढ़ाना चाहिए। तो यह हमें कैसे पता चलेगा कि पिछला जो उसने पढ़ा उसको आता है कि नहीं? तो इसमें हम बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं
कि उसने पिछला क्या पढ़ा, या फिर जो पिछला पढ़ा उस टॉपिक के बारे में छोटे छोटे प्रश्न पूछ के हम ये जान सकते हैं कि स्टूडेंट ने पिछले सब्जेक्ट में या पिछले विषय में कितना नॉलेज हासिल किया है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है पढ़ाने की विधि यानी कि मेथड। क्लास में ट्रेनी को एजुकेशन देने के लिए यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर स्किल देने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वह इसमें बताया गया है। इसमें थ्योरी लेक्चर लेने के लिए हमें लेसन प्लान की ज़रूरत पड़ती है, और प्रैक्टिकल लेने के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाने के लिए मीडिया का उपयोग करना, यानी कि स्मार्ट बोर्ड या फिर इंटरनेट, या फिर इंटरनेट में डले किसी वीडियो का, या फिर निमी द्वारा जारी पढ़ाने के लिए किसी इंस्ट्रक्शनल वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, या फिर यह इंस्ट्रक्टर को खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही उसको प्रिपेयर करें, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं या फिर इंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार करें, ताकि क्लास में बैठे ट्रेनी को अच्छे से अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकें। अगर मार्केट में या फिर नेट में या फिर किसी भी जगह पे यह मीडिया पहले से उपलब्ध है और वह स्टूडेंट के लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ट्रेनी को हमेशा उदाहरण के साथ सीखने का उद्देश्य बताएं। हमेशा ट्रेनी को मोटिवेट करते रहें ताकि वह उसकी जो एनर्जी है वो लॉस ना हो, और वो उसको सीखने में आगे मदद मिलती रहे। इसमें अगला पॉइंट है प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन। इसमें सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड मॉडल, विजुअल एड्स या शॉर्ट स्टोरी के प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक सीक्वेंस या फिर एक अनुक्रम में सिंपल सरल तरीके से पढ़ाते हुए कॉम्प्लेक्स की ओर जाना, यानी कि जटिलता की ओर जाना। मतलब अगर आप क्लास में किसी ट्रेनी को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसको सरल चीज़ें पढ़ानी चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ी कठिन, फिर उससे थोड़ी कठिन, फिर उसके बाद आगे जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्स की ओर जाना चाहिए। और पिछले पढ़े हुए पाठ से प्रश्न भी किया जाना चाहिए ताकि लर्नर्स पिछला भूल ना जाए और उसको आगे सीखने में आसानी हो। तो एक इंस्ट्रक्शन का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि ट्रेनी को अच्छे से सीखने को मिले और अच्छा स्किल हासिल कर सके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चनिंग यानी कि सवाल करना। स्टूडेंट कितना सीखा है इसके लिए हमें समय समय पर सवाल पूछकर स्टूडेंट के बचे हुए अधूरे ज्ञान को पूर्ण करना चाहिए। सवाल पूछने से कई फ़ायदे होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को क्लास में उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो बाद में उस सवाल का जवाब पाने के बाद उसको वह सवाल का आंसर हमेशा याद रहेगा, और उससे पूरी क्लास को भी उस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा और धीरे धीरे उसका नॉलेज बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें जानना हो उसने कितना नॉलेज हासिल किया, कितना स्किल हासिल किया, कला में उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो यह इवैल्यूएशन के द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। इट इज़ कंपलसरी प्रोसेस। द पर्पस इज़ टू सॉल्व द अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स। ये पढ़ने के तुरंत बाद की प्रक्रिया है। मतलब जब क्लास में ट्रेनी को या फिर किसी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो आखिरी में उसकी प्रतिक्रिया ली जाती है, यानी कि फीडबैक लिया जाता है कि उसको क्या नहीं समझ में आया, उसको क्या अच्छा लगा, और उसको आगे क्या जानकारी चाहिए, उसको समझने में क्या कठिनाई आ रही है। यह सब फीडबैक जानने के बाद हम उसके क्वेश्चन को या फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के तत्व क्या क्या होते हैं। इसमें पहला है नॉलेज यानी कि ज्ञान। इसमें थियोरेटिकल नॉलेज या फिर स्टडी मटेरियल यानी कि पढ़ाई से संबंधित चीज़ें अधिक होती हैं।
जिससे किसी स्किल की या फिर कौशल की पूर्ण रूप से जानकारी हासिल की जा सकती है। किसके द्वारा? पढ़ाई के माध्यम से, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज के द्वारा। यह 3 वर्गों में विभाजित है। पहला है मस्ट नो नॉलेज, ज्ञान जानना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी ट्रेनी को कोई स्किल हासिल करना है तो उस स्किल को हासिल करने से पहले उसको उस स्किल का थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा तो उसके लिए सीखना या फिर नॉलेज प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिकल करते समय उसको जो शब्द आएंगे या फिर जो उसने शब्द नहीं पढ़ा है तो उसके लिए काफ़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वह प्रैक्टिकल नहीं सीख पाएगा या फिर स्किल हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग में हमेशा टेक्निकल भाषा, टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये टेक्निकल भाषा हमें थ्योरेटिकल नॉलेज में जानने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शुड नो नॉलेज, ज्ञान जानना है। यह एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके द्वारा लर्नर्स को अधिक मात्रा में सीखने और अपग्रेड होने का मौका मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सी पॉइंट, ज्ञान जानना आवश्यक हो सकता है, यानी कि कुड नो। यह पढ़ाई या कोर्स से संबंधित हो सकती है या फिर यह दूसरे ज्ञान या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर अपने स्किल या फिर दूसरा नॉलेज जो हमारे फ्यूचर के से संबंधित हो सकता है। वह व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी या सेफ्टी पर भी हो सकता है। यह किसी का भी ज्ञान हो सकता है, चाहे हमारे स्किल से रिलेटेड हो चाहे दूसरी पढ़ाई से रिलेटेड हो। इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है। किसी इंस्ट्रक्टर को अगर क्लास में कुछ चीज़ का ज्ञान देना है या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो यह कुड नो में आता है, ताकि एक ट्रेनी की स्किल को अच्छे से अच्छे बढ़ाया जा सके। उसके बाहरी नॉलेज को, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो मार्केट नॉलेज है या फिर देश विदेश से संबंधित जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको ट्रेनी को बताया जाता है, जिससे उसका स्किल या फिर उसके नॉलेज में अपग्रेडेशन होता है। इसके बाद है पॉइंट बी, यानी कि कौशल या फिर स्किल। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज अधिक होता है। स्किल जो होती है, स्किल सीखने के लिए हमेशा प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ एन एबिलिटी, कैपेसिटी, एक्सपर्टनेस टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर जॉब। किसी जॉब को करने के लिए एक क्षमता होनी चाहिए, एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एक्वायर अ जॉब रिलेटेड स्किल। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है वह क्या हेल्प करती है कि किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को उसके जॉब से रिलेटेड स्किल हासिल करने में, कौशल हासिल करने में मदद करती है। इसको स्किल ट्रेनिंग बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक स्किल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। जो बेसिक स्किल फैक्टर होते हैं, यानी कि स्किल सीखने के लिए जो जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या फिर कौशल हासिल करने के लिए ट्रेनी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वह है सटीकता, यानी कि एक्यूरेसी। एक ट्रेनी के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए ताकि वह एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बना के तैयार कर सके। उसके अंदर स्पीड होनी चाहिए, यानी कि गति होनी चाहिए। यह गति कैसे आती है? यह बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। बार बार प्रैक्टिस करने से यह हैबिट में आ जाती है, जिसके कारण हमें टाइम की काफ़ी बचत होती है। और टाइम है तो मनी है, आपने यह सुना ही होगा। इसीलिए कई कंपनियों में जिसके पास अच्छा स्किल है, जिसके पास कार्य करने में ज़्यादा गति है, उसको सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि वह समय बचाता है। कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर उसको सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, उसको सारे रूल एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है कारीगर, यानी कि वर्कमैनशिप।
एक स्किल्ड पर्सन ही कारीगर कहलाता है और एक कारीगर को अपनी कारीगरी मतलब उसका जो स्किल है, जो उसका जो हुनर है, वह अच्छे से आना चाहिए। अगला पॉइंट है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। किसी भी ट्रेनी के अंदर या फिर स्किल्ड पर्सन के अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि वह अपने जॉब को पूरा कर सके। अगर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो यह दुर्घटना का कारण बन सकता है, खुद की, फैक्ट्री की या फिर किसी और की। इसीलिए कंसंट्रेशन किसी फैक्ट्री में या फिर स्किल्ड पर्सन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो इसकी इसकी प्रोडक्टिविटी या फिर जो यह सामान बना रहा है उसमें कुछ खराबी आ सकती है, जिससे मनी का लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा। इसमें अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी। इसमें अर्थव्यवस्था जो अच्छी होनी चाहिए, जो स्किल्ड पर्सन है या फिर ट्रेनी है या फिर ट्रेड पर्सन है, उसको इकोनॉमिकली वे में अपना काम करते रहना चाहिए। उसको आसपास का अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर एटीट्यूड, उचित रवैया। किसी ट्रेनी के अंदर या इंस्ट्रक्टर के अंदर एक अच्छा रवैया होना चाहिए या फिर किसी स्किल्ड पर्सन के अंदर एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए ताकि फैक्ट्री में लोगों से अच्छे से जुड़ सके और लोगों को अच्छा ज्ञान दे सके, प्रॉपर वे में स्किल प्रोवाइड करवा सके या फिर अपना जॉब को अच्छे तरीके से कर सके। अगर आपका एटीट्यूड या फिर आचरण अच्छा नहीं होगा तो लोग आपसे दूर जाने लगेंगे और आपके मन में गलत विचार आने लगेंगे, नेगेटिविटी थॉट आने लगेगी। इसलिए अपना जो एटीट्यूड है लोगों के प्रति हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगला पॉइंट है टेक्निक। एक स्किल्ड पर्सन के अंदर एक अच्छी टेक्निक होनी चाहिए या फिर अपनी टेक्निक को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। एक स्किल्ड पर्सन या टेक्नीशियन को हमेशा कोऑर्डिनेशन के साथ यानी कि मिलजुल कर हमेशा काम करना चाहिए, तभी वह किसी काम को सफल बना सकते हैं। इसमें अगला जो पॉइंट है पॉइंट सी, रवैया, दृष्टिकोण, रुख या फिर एटीट्यूड। एक इंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर ट्रेनी के अंदर या फिर स्किल्ड पर्सन के अंदर कैसा एटीट्यूड या कैसा रुख या कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, यह जानेंगे। यह पढ़ने और समाज में सही तरीके से रहने का ढंग सिखाता है। इसमें ट्रेनीज़ के अंदर अच्छे विचार पैदा कर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पैदा करना चाहिए। उसमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको पंक्चुअलिटी सिखाना चाहिए, उसके अंदर रफ्तार पैदा करनी चाहिए, किसी काम को करने की स्पीड लाना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल एंड सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, उसके अंदर जोश भरना चाहिए, एंथुजियाज्म भरना चाहिए या फिर पैदा करना चाहिए। तभी वह अच्छी तरीके से सीख पाएगा और अच्छा कौशल हासिल कर पाएगा। इसमें पॉइंट डी है उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट। यह किसी प्रोडक्ट को तैयार करने की एक क्षमता यानी कि एक टेंडेंसी है। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के बाद ट्रेनी को अपने स्किल के अनुसार किसी भी इंडस्ट्री या क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी या कार्य के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो ट्रेनी कौशल या कुशल हासिल करके जाता है तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वह किसी भी कंपनी में जाकर कोई सा भी अपने स्किल के अनुसार काम कर सकता है। इसके बाद इसमें आगे हम पढ़ेंगे कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन। निर्देश में जो सामान्य दोष होते हैं वो क्या क्या होते हैं। व्यक्तित्व में कमी, डिफेक्ट्स इन पर्सनैलिटी। पढ़ाते समय अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं या किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं। पढ़ाते समय यह सब नहीं होना चाहिए। और पढ़ाते समय नर्वसनेस नहीं होना चाहिए या फिर डेमोन्स्ट्रेशन या फिर स्किल सिखाते समय
नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। गलत व्यवहार, किसी भी ट्रेनी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे से बात करना चाहिए और उनके प्रति एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, किसी भी इंस्ट्रक्टर के अंदर या फिर किसी भी ट्रेनी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस होने से वह जो काम कर रहा है वह काम करते करते वह भूल जाता है या फिर उसके सोचने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो थोड़ा कम होने लगती है। इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस कहीं कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे काम गलत हो जाते हैं। अगला पॉइंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कमी होना, यानी कि किसी कार्य को करना है तो वह के लिए रुचि ना होना। कार्य में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वह कार्य करने में मन नहीं लगेगा और वह कार्य असफल हो जाएगा। अगला है शारीरिक कमी। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है या फिर उसको कमजोरी आ रही है या फिर किसी मानसिक तनाव से ग्रसित है तो तब भी वह काम नहीं कर पाएगा और काम खराब होने लगेगा, या फिर वह जो जॉब कर रहा है वह जॉब नहीं बना पाएगा या फिर वह जॉब नहीं कर पाएगा। अगला है अपर्याप्त तैयारी। अपर्याप्त तैयारी मतलब किसी चीज़ का अधूरा नॉलेज, या फिर कोई जॉब करना है या फिर किसी चीज़ की तैयारी करना है तो उस तैयारी के पहले जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन पूरी ना हो पाना, यह अपर्याप्त तैयारी कहलाती है। इसमें नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। एक इंस्ट्रक्शन या ट्रेनी के अंदर एक अच्छा कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि वह अपने काम को अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से या फिर सही ढंग से कर पाए। अपर्याप्त तैयारी, इनएडुकेट प्रिपरेशन, मतलब इसमें हमने आगे पढ़ा है कि अपर्याप्त तैयारी क्या होती है। प्रस्तुति का अनुचित तरीका, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, पढ़ाने का सही तरीका ना होना, यह एक ट्रेनी के स्किल को कम करता है, उसके नॉलेज को कम कर देता है। इसलिए हमेशा जो पढ़ाने का सही तरीका चुनना चाहिए, या फिर किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रैक्टिकल जो सिखा रहे हैं उसका एक प्रॉपर वे में एक सही तरीका होना चाहिए जिससे अच्छे तरीके से सिखाया जा सके, सेफ्टी के साथ सिखाया जा सके। अगला है अनुचित मूल्यांकन, इम्प्रॉपर इवैल्यूएशन। किसी भी ट्रेनी का या स्टूडेंट का इम्प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना स्किल गेन किया है या फिर कौन सा स्टूडेंट ने कितनी नॉलेज प्राप्त की है। अगला अपर्याप्त मानवीय संबंध, इनएडुकेट ह्यूमन रिलेशनशिप। इसमें किसी को भी अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना, गलत विचार पैदा नहीं करना चाहिए। सबके साथ हमेशा सच्चे भावना से चलना चाहिए, अपना दिल और अपना मन हमेशा साफ रखना चाहिए। तो यह था हमारा यूनिट फर्स्ट, जो कि यहाँ अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में हम जो पढ़ेंगे वो होगा अभ्यास 2.2.01, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, मनोविज्ञान का अध्ययन।